एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास ये होता है एक रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लेट R be the set of real numbers हमारे पास R कोई रियल नंबर्स का एक सेट है and A and B are the subsets of R. Then the function defined from A to B is a real valued function. ये क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक R है जो कि एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है। हमारे पास R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमने इसमें से A और B कोई दो सबसेट्स को निकाल लिया। इसका कोई एक सबसेट A निकाला और इसका कोई एक सबसेट B निकाला, कुछ इस तरह से। और अगर हमने अब इसकी जगह पे इन दोनों के सेट से अपने फंक्शन को फॉर्म किया सच दैट कि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा हो, A से B पे, तो ऐसे फंक्शंस को हम रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। Let R be the set of real numbers and A and B are the subsets of R, then the function defined from this is a real valued function. ये हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शंस आ गए। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का फंक्शन है हमारे पास, पीस फंक्शन। तो चलिए उसे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर पीस फंक्शंस की डेफिनेशन है। ये क्या है? Although functions are frequently described by single formula, हमारे पास जो फंक्शंस को डिस्क्राइब करने का तरीका है वो फ्रीक्वेंटली हम सिंगल फॉर्मूले से ही डिस्क्राइब करते हैं अपने फंक्शन को। लाइक हमने कह दिया कि हमारा जो f(x) है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू R। हमने एक रियल नंबर के लिए अपना ये फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया। तो एक सिंगल फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हमारे पास सिंगल फॉर्मूला ही आए। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स अ फंक्शन इज डिफाइंड इन टू और मोर पार्ट्स। जैसे हमने अपने फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। हमारे पास gx एक फंक्शन है सच दैट हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया तो ऐसे जो फंक्शंस हैं इन्हें हम बोलते हैं पीस फंक्शंस। यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारा फंक्शन एक सिंगल फॉर्मूले से डिफाइन था। हमने f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर हम अपना डोमेन जो पुट कर रहे हैं वो कोई भी एक रियल नंबर हम पुट कर रहे हैं अपने डोमेन के अंदर। तो ये हमारे एक सिंगल फॉर्मूले से डिफाइन था। लेकिन इस फंक्शन में क्या हुआ, हमने अपने फंक्शंस को दो पार्ट्स में बांट दिए, दो पीसेस में बांट दिए सच दैट कि अगर हम अपने डोमेन में 0 या 0 से बड़ी इनपुट करें तो हमारा वैल्यू x आए, और अगर हम अपने डोमेन में 0 से छोटी वैल्यू उठाएं और फंक्शन में पुट करें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -x। ये फंक्शन आपका मॉडुलस फंक्शन है which comes in the category of piece function। ये piece function की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर हमने अपने functions को डिफाइन करने के लिए इन्हें दो pieces में बांट दिया कि अगर x greater or equal to 0 है तो हमारी वैल्यू x आएगी and if x is less than 0 हमारी वैल्यू -x आएगी। इसका मतलब हमारा जो piece function है वो क्या है, this is defined by different formula
पार्ट्स ऑफ इट्स डोमेन। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पीस फंक्शंस होते हैं वो डिफाइन होते हैं डिफरेंट फॉर्मूले से ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स डोमेन। अपने ही डोमेन के अंदर अपने डिफरेंट पार्ट्स के लिए हमारी जो फंक्शन है वो डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट फॉर्मूले रूल से डिफाइन होती है। जैसे कि हमारा fx चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन x। हमारा fx कैसे चेंज करता है? x पे डिपेंड होकर के चेंज करता है, where x belongs to different region of domain। इसका मतलब कि हमारा fx अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेता है। हमारा fx x पे डिपेंड होता है, हम अपने x की जो भी वैल्यू fx में डालेंगे fx हमारा उस हिसाब से चलेगा। तो fx चेंजेस डिपेंडिंग ऑन x। हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है? डिफरेंट रीजन्स ऑफ डोमेन। जैसे आप इसी एग्जांपल में देखो, हमारा x हमारे fx की वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो रही हैं। एक बार x की वैल्यू x आ रही है और एक बार हमारे फंक्शन की वैल्यू -x आ रही है। और ये किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी फंक्शंस की वैल्यू हमारे x के ऊपर डिपेंड कर रही है। और x कहाँ बिलोंग कर रहा है? डिफरेंट रीजन ऑफ डोमेन। हमारा जो डोमेन था उसको हमने अपने दो पार्ट्स में बांट दिया और हमारा एक बार हमने x की वैल्यू क्या दी? ग्रेटर और इक्वल टू 0, और एक बार हमने अपने x की वैल्यू ली x इज लेस देन 0। तो हमारा जो फंक्शन है वो अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। ऐसा लेने पे हमारे पास x आ रहा है और ऐसा लेने पे हमारे पास -x आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि fx changes depending on x where x belongs to different regions of domain। ये हमारे पास फर्स्ट रीजन है और ये हमारे पास सेकेंड रीजन है। हमारे पीस फंक्शंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? हमारे पीस फंक्शंस हमारे सॉल्यूशंस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम अगर सिंगल फंक्शन डिफाइन कर दें तो ये हर बार हर x के लिए ट्रू हो जाए। तो हमें अपने फंक्शंस को पार्ट्स में बांटना होता है। हमारे पास बहुत से मैथ्स के प्रॉब्लम्स, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स एंड इवन इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, स्पेशली बाउंड्री लेवल प्रॉब्लम्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे नेचुरली पीस फंक्शंस की तरफ लीड होते हैं। क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं कि हमारा फंक्शन एक गिवन इंटरवल में हर x के लिए ट्रू हो। तो हमें अपने फंक्शंस को पीसेस में जाकर के डिवाइड करना होता है अपने फंक्शंस की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ताकि हमारा जो सोल्यूशन मिले वो एक एक्यूरेट एंड फ्लेक्सिबल सोल्यूशन मिले। अब हम इसे रब करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक hx फंक्शन है और वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है हमारे पास। हमारे पास एक पीस फंक्शन है जो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। ये क्या है? हमारा जो hx फंक्शन है वो हमने अपने फंक्शंस की 3 पीसेस में बांट दिए सच दैट कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा जो hx की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1। 0 से बड़े नंबर्स पे हमारी जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो 1 आएगी। x इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 निकल के आएगी। एंड इफ वी टेक x इज लेस देन 0 तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी? -1। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इस फंक्शन का जो डोमेन है वो एक रियल नंबर है, क्योंकि हम x इज ग्रेटर देन 0 भी इनपुट कर सकते हैं, 0 भी इनपुट कर सकते हैं, लेस देन 0 भी इनपुट कर सकते हैं। तो हमने अपनी पूरी रियल लाइन को कवर कर लिया, तो इसका डोमेन कम्स आउट टू बी द रियल नंबर। लेकिन अगर हम इस फंक्शन की रेंज की बात करें तो हमारे पास इसके रेंज क्या आएंगे? रेंज होता है हमारा y विच इज एक्चुअली द आउटपुट। तो हमारा आउटपुट यहाँ पर
पर क्या आ रहा है, एक आउटपुट आ रहा है 1 विच इज x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा आउटपुट 1, x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा आउटपुट 0 और x इज लेस देन 0 के लिए हमारा आउटपुट -1। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ही आउटपुट आए विच इज 1, 0 एंड -1। तो हमारा जो रेंज बना वो क्या बना, सिर्फ 3 एलिमेंट्स हमारे रेंज के अंदर आएंगे, जबकि हमारा डोमेन एक पूरा ही रियल नंबर था। तो हमने यहाँ पर किया क्या, अपने hx फंक्शन को हमने पीसेस में बांट दिया, जहां पर हमने अपने x को डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर कंटेन कराया और उसके हिसाब से हमारे फंक्शंस की वैल्यू ये निकल करके आ रही है। हमने यहाँ पर फर्स्ट रीजन दिया कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन 1 रिटर्न करेगा हमें, x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन 0 रिटर्न करेगा एंड x इज लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन -1 रिटर्न करके देगा। तो अब हम पीस फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है पीस फंक्शन का, कैसे डिफाइन है हमारा फंक्शन, इफ fx इज इक्वल टू 2x - 1 if x is less than equal to 0। इसका मतलब कि अगर हम 0 या 0 से छोटी वैल्यूज को डालते हैं तो हमारा फंक्शन ये है 2x - 1, और अगर हम अपने x को 0 से बड़ा लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, x²। ये हमारा एक पीस फंक्शन है जो fx से डिफाइंड है सच एज दिस। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है f of 1/2 की वैल्यू एंड f of -1/2 की वैल्यू। तो पहले हमारे पास f of 1/2 है। 1/2 का मतलब अगर आप इसे देखो तो दिस इज, अगर ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1/2 यहाँ कहीं आ रहा होगा विच इज 0.5। इसका मतलब कि हमारा जो 1/2 की वैल्यू है वो क्या है, 1/2 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ी है। तो हमारा जब ये 0 से बड़ा हो गया 1/2, मतलब x की वैल्यू अगर हमारी 0 से बड़ी है तो हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, x²। तो हमने लिखा यहाँ पे अपना जो फंक्शन चूज किया fx, वो क्या है x²। हमें चाहिए f of 1/2 की वैल्यू, इसका मतलब इस गिवन फंक्शन में x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1/2। तो हमने यहाँ लिखा 1/2 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 1/4। तो हमारी जो f of 1/2 की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 1/4। सिमिलरली हमें वैल्यू फाइंड करनी है f of -1/2 की, तो हम फाइंड करते हैं। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये नेगेटिव साइन है, तो दिस इज लेस देन 0। हमारा फंक्शन x इज लेस और इक्वल टू 0 के लिए क्या डिफाइंड है, 2x - 1। तो इसके लिए हम जो अपना फंक्शन fx लेंगे वो क्या लेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 0 वाला विच इज इक्वल टू 2x - 1। हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू f of -1/2। इसका मतलब इस गिवन फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां हम क्या डाल देंगे, -1/2। तो हमने लिखा 2 × -1/2 -1, 2 कैंसिल आउट, -1 -1 विच कम्स आउट टू बी -2। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि हमारा ये फंक्शन था, हमने इसे दो तरीके से डिफाइन किया। x इज लेस देन 0 के लिए ये हमारा 2x - 1 है और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये हमारा x² है। हमें पूछा था f of 1/2 एंड f of -1/2। तो हमने इसे देखा कि हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है, किस रीजन में बिलोंग कर रहा है, उसे देखते हुए हमने अपने फंक्शंस को चूज किया एंड देन हमने अपनी वैल्यूज को फाइंड कर ली। तो हमारा f of 1/2 आ रहा है 1/4 एंड f of -1/2 कम्स टू बी -2। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, इफ fx इज डिफाइंड एज दिस। हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 1 + x if -1 is less than equal to x is less than 0।
इसका मतलब अगर हमारे x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 + x है। अगर हमारे x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है तो हमारे जो फंक्शन है वो है x² - 1। और अगर हमने अपने x को 2 या 2 से बड़ा लिया तो हमारा फंक्शन 2x बन जाएगा। ये हमारा f(x) इस तरीके से डिफाइंड है। हमें क्या करना है, फाइंड f(3), f(-2), f(0) एंड f(1/2)। हमें फाइंड करना है सबसे पहले f(3), मतलब फंक्शन की वैल्यू 3 पे। अब हमारा 3 क्या है, हमारे ये कंडीशंस डिफाइंड है। हमारा 3 क्या है, 2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो 2x है और हमारा जो 3 है वो 2 से बड़ा नंबर है, तो हम अपने फंक्शन को क्या लेंगे, 2x। तो इसके लिए हमारा जो f(x) बनेगा वो क्या बन गया, 2x। हमें फाइंड क्या करनी है, f(3) की वैल्यू। इसका मतलब इस गिवन फंक्शन में हमें x की जगह 3 पुट करना है। तो हमने लिखा 2 × 3 which comes out to be 6। तो हम साइड में लिख देते हैं, हमारे पास f(3) की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, f(-2)। हम यहाँ लिखते हैं, हमें फाइंड करना है f(-2)। अब -2 के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले हम अपने नंबर लाइन बनाते हैं और अपने इंटरवल को मेंशन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। हमारी x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए जो वैल्यूज हैं वो डिफाइंड है। x लाइज बिटवीन 0 एंड 2। 0 और 2 के बीच में हमारी जितनी वैल्यूज लाई करेंगी उसके लिए भी हमारा फंक्शन क्या गिवन है, हमें दिस x² - 1। इसका मतलब इन वैल्यूज के लिए भी हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। और हमारे पास पहला इंटरवल क्या है, -1, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, मतलब -1 से बड़ी वैल्यूज और 0 से छोटी वैल्यूज, मतलब इस इंटरवल में लाई करेगा। इसके लिए भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है। नंबर लाइन से आपने समझा कि ये हमारा कैसे, हमारे जो इंटरवल्स हैं उन पे हमारे कौन कौन से फंक्शंस डिफाइंड है। हमें पूछा है f(-2). -2 हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, लेकिन हमें जो फंक्शन डिफाइंड है इसके अंदर हमें -2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि -2 के लिए हम कौन से फंक्शंस को चूज करें। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए हमारा फंक्शन था कि 2x लेंगे, 2 से हर बड़ी वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बाकियों में रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, तो -2 के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं कि हम इस पर्टिकुलर के लिए कौन सा फंक्शंस उठाएं। तो हमारा जो f(2) - 2 निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारा फंक्शंस -2 या इससे इधर के वैल्यूज के लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो हमने अपना f(3) कर लिया और f(-2) कर लिया। अब बढ़ते हैं हम f(0) की तरफ। अब देखो f(0) में भी क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी है उसमें इज इक्वल टू नहीं लगा है 0 पे, मतलब x इज लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन ये डिफाइंड है। इसमें हमारा 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम 0 के लिए ये वाला फंक्शन नहीं ले सकते। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर हमारा जो x की वैल्यू डिफाइंड है वो 0 से बड़ी नंबर्स पर डिफाइंड है, तो यहाँ पर भी हमारे 0 के पास इक्वालिटी नहीं है, तो हम अपने 0 के लिए ये भी नहीं ले सकते। तो 0 के लिए भी हमारे पास ऐसा कोई इंटरवल नहीं है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड बन रहा है, तो f(0) भी हमारे पास क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। हमारे पास जो इंटरवल है वो है -1, 0 एंड 2, ठीक है।
हमारा फर्स्ट वाला जो है इंटरवल वो क्या है, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0। मतलब कि हम ये वाली वैल्यूज को ले रहे हैं और 0 पर हमारे पास ओपन इंटरवल है। सेकेंड वाला है हमारा 0 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन x इज लेस देन 2। इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल है वो क्या है, 0 से 2 के बीच वाली वैल्यूज हैं और दोनों पर ही हमारा ओपन इंटरवल लग रहा, क्योंकि ना हमारी 0 वैल्यू इंक्लूड हो रही है और ना हमारी 2 वैल्यू इंक्लूड हो रही है। सिमिलरली हमारा थर्ड इंटरवल क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए, इसका मतलब 2 भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे और 2 से बड़ी वैल्यूज, तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट लग गया एंड सो ऑन, मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा कहीं। तो हमारा इंटरवल कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमें यहाँ पर ना 0 इसमें इंक्लूडेड है ना 0 इसमें इंक्लूडेड है, और हमें अगर f ऑफ 0 के वैल्यू चाहिए तो हमारे पास ऐसे कोई भी इंटरवल्स नहीं है जो हमारे फंक्शंस को डिफाइन करें 0 पे। तो हमारा 0 नॉट डिफाइंड आ गया, तो f ऑफ 0 हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। अब हमें फाइंड करना है f ऑफ 1/2। f ऑफ 1/2 का मतलब कि 1/2 कहाँ लाई करेगा, हमारा 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। इसका मतलब 0 से बड़ा और 2 से छोटा। तो हमने अपना ये वाला इंटरवल में हमारा जो 1/2 है वो लाई करेगा। तो हमारे लिए इसके लिए जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा जो फंक्शन बना वो क्या बन गया, x² - 1। अब हमें फाइंड करनी है f ऑफ 1/2 की वैल्यू। इसका मतलब हम अपने फंक्शन में जहां जहां भी x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, 1/2। तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर -1। इसे रख करते हैं, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4 - 1, हम अगर एलसीएम लेंगे तो 1 - 4/4 विच कम्स आउट टू बी -3/4। तो हमारी f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, -3/4। -3/4 हमारी आ गई f ऑफ 1/2 की वैल्यू। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल कर आया, हमें ये 4 की वैल्यूज पूछी थी, f ऑफ 3, f ऑफ -2, f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1/2। इन चारों के लिए हमारे पास f ऑफ 3 और f ऑफ 1/2 ये दोनों के वैल्यूज हमारे पास डिफाइंड आ रही है। f ऑफ 3 हमारे पास 6 आया और f ऑफ 1/2 हमारे पास -3/4 आया, लेकिन f ऑफ 0 एंड f ऑफ -2 हमारे पास क्या आ रहे हैं, नॉट डिफाइंड आ रहे हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास नॉट डिफाइंड है और इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास डिफाइंड है। हमें यही पूछा था कि चारों की वैल्यूज बताओ, जबकि हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।